अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माज़ अहमद सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर सोहेब मौजूद हैं जो करंटली थाईलैंड में जॉब कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्री भी विज़िट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे और ये देखेंगे कि यंग वेटनेरियंस के लिए कौन कौन सी जॉब्स और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो हम सबसे पहले इनका थैंक यू करते हैं कि आज हमारे पास आए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे पास आए। कैसा एक्सपीरियंस है आपका थाईलैंड का? थाईलैंड का यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर लाइसेंसिंग की हम बात करें कि पाकिस्तानी वेट्स वहाँ पे जाके अगर इंटर्नशिप या एक्सटर्नशिप पे जाते हैं और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसके लिए थाईलैंड इतना सूटेबल कंट्री नहीं है, क्योंकि थाईलैंड की जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। वहाँ पे नेवले भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये RCVS और ये चीज़ें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए आपको लेवल 4 जो है कोर्स करना पड़ता है थाई लैंग्वेज का, 1 साल थाईलैंड के अंदर रहते हुए, और फिर आपको वो सर्टिफिकेट जो है थाई वेटनरी मेडिकल काउंसिल में देना पड़ता है। उसके बाद हर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम ओपन होता है और फिर आप उसमें थाई लैंग्वेज के अंदर एग्ज़ाम आता है, वो आप देते हैं और 200 MCQs होते हैं आई थिंक वो, और उस पर जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो पिग्स पे और पोल्ट्री पे होता है, तो वो आपको थाई लैंग्वेज के अंदर ही पास करना पड़ता है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप वहाँ पे एज अ वेटनरी सर्जन जो है वो काम कर सकते हैं, वेटनरी फिजिशियन काम कर सकते हैं। रिसेंटली अभी आपने आई थिंक कंबोडिया भी विजिट किया है, तो उसके बारे में बताइएगा कि अगर वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे एक तो वर्क भी शेयर कीजिएगा कि आपने वहाँ पे क्या क्या काम किया, और वहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसके बारे में भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा। कंबोडिया जो है ना वो सुनने में लगता है कि एक बहुत गरीब कंट्री है और मतलब वहाँ पे इतनी एडवांसमेंट नहीं होगी, लेकिन मैंने वहाँ पे जब गया तो वेटनरी के हवाले से एक वो बड़ा अच्छा एडवांस कंट्री है। वहाँ पे मतलब आपको हर तरह के हॉस्पिटल मिल जाएंगे और काफ़ी एडवांस हॉस्पिटल भी मिलेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पाकिस्तानीज़ के लिए ये अच्छा है कि वहाँ पे अभी तक कोई भी ना वेटनरी मेडिकल काउंसिल या ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है उनके पास कोई जो उनकी लाइसेंसिंग अप्रूव करे या इस तरह की, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा टाइम भी है और बड़ा अच्छा कंट्री भी है कि वहाँ पे पाकिस्तानी वेट्स जो हैं वो जा सकते हैं और उनको जो है डायरेक्ट वहाँ पे सर्च करें हॉस्पिटल्स, वहाँ पे वैकेंसीज आई होती हैं, अगर तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको जॉब ऑफर हो जाती है वहाँ पे, और आप वहाँ पे जब आप चले जाते हैं तो आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आपको एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, वो खुद ही सारा प्रोसेस करते हैं और आपको वो मिल जाता है। और वहाँ पे सैलरीज भी बड़ी अच्छी हैं, ऑलमोस्ट वो $1000 से ऊपर ही स्टार्ट करते हैं हर वेट को। मुझे फिजी के बारे में भी बताइएगा, आई थिंक वहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिजी जो है ना एक मतलब एक ऐसे कह लें कि हिडन कंट्री है, लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता। ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ एक छोटा सा आइलैंड है, और यहाँ पे भी यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन वहाँ पे जो है पाकिस्तानी वेट्स को भी जो है वहाँ पे अप्रूव कर लिया जाता है और वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू हो जाता है और वर्क परमिट इशू हो जाता है और वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम जो है वो जॉब भी ऑफर कर रही हैं, पाकिस्तानी वेट्स भी एलिजिबल हैं वहाँ काम करने के लिए, और वहाँ पे आप आफ्टर टैक्स उनका जो है फिजियन डॉलर्स में वो पे करते हैं, उनका अपना फिजी डॉलर है, तो आफ्टर टैक्स जो है आप 2.5 से 3 लाख रुपए जो है वो बचा सकते हैं फिजी जाने में। आई थिंक आपने फाइनल ईयर इंटर्नशिप जो है ना वो श्रीलंका में की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीलंका के बारे में भी बताइएगा कि अगर वहाँ पे अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, वहाँ पे पेज और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। श्रीलंका का ये है कि उनका एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही वेटनरी कॉलेज है उनका, तो उसमें जो है ना एग्ज़ाम है उनका, वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तब आप क्वालिफाई होते हैं एज अ वेटनरी सर्जन या फिजिशियन वहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन करंटली जो है ना श्रीलंका में एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है कि वो UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो श्रीलंका के किसी आइलैंड पे TNVR कर रहे हैं। तो TNVR कर रहे हैं और वो वहाँ पे जो है ना सभी वेट्स को वो अलाउ कर रहे हैं, इंटरनेशनल वेट्स को, कि उनके साथ आगे काम करें। तो काम मतलब कि वो अपना वो सारा सेटअप जो है ना वो UK से लेकर आए हुए हैं, और मतलब एक बड़ा अच्छा एडवांस सेटअप है उनके पास। अभी वेटनरी नर्सिस की भी वहाँ पे जॉब्स हैं, सीनियर वेटनरी नर्स की भी है, जूनियर वेटनरी नर्स की भी है, वेटनरी डॉक्टर्स की भी हैं। तो अभी चेक करें आप जाके उस ऑर्गेनाइजेशन को लिखें और आप राइट करेंगे TNVR प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका, तो वहाँ पे वो ऑफर हो जाए, आपको नज़र आ जाएगा और फिर आप जाके अप्लाई करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा वहाँ पे। और सैलरीज भी अच्छी हैं, नियरली $800 $900 मिल जाता है। मुझे मलेशिया के बारे में बताइएगा, आई थिंक यूवास वहाँ से रजिस्टर्ड है और UF भी रजिस्टर्ड है वहाँ से। हाँ बिल्कुल, यूवास रजिस्टर्ड है, UF रजिस्टर्ड है, गोमल आई थिंक अब UPR भी है। तो अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ से रजिस्टर्ड हो जाती हैं
तो आपके लिए जो है उनकी लाइसेंसिंग प्रोसीजर वो बहुत इजी हो जाता है। सही। वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो खुद ब खुद ही वो ले लेता है, आपको किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आपका एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है वो सारा का सारा आपका। लेकिन वहाँ पे अगर ना रजिस्टर्ड हो तो फिर आपका एम्प्लॉयर जो है ना आपको इतना वो हायर नहीं करता, आपको प्रायोरिटी नहीं देता कि आपकी सही। यूनिवर्सिटी, उसके लिए एक एक्सपेंस भी ज़्यादा है और काम भी वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, मुझे ब्रुनाई के बारे में बताइएगा। मैं आई थिंक स्टडी कर रहा था कि वहाँ पे बहुत छोटा सा वो कंट्री है और वहाँ की पॉपुलेशन भी आई थिंक टोटल 4 लाख है। तो उसकी वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है मेड स्टूडेंट्स के लिए, उनके ब्रुनेई बारे में भी ब्रुनेई का डिस्कस मैं आपको कीजिए। बताता हूँ। ब्रुनेई का सेम कह लें कि कंबोडिया की तरह ही है, लेकिन ब्रुनेई में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है वेट्स के लिए और बहुत अच्छी है। तो आपको जॉब्स आप सिंपली वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ जॉब्स हैं, आप वहाँ जाकर जॉब्स अप्लाई करेंगे। तो अगर तो वो एम्प्लॉयर आपको ओके कर लेता है तो सारा प्रोसेस खुद ही करेंगे, आपकी हर चीज़ लेंगे और जब आपका प्रोसेस हो जाएगा आप ब्रुनेई पहुँच जाएंगे। उसके बाद एक आपका छोटा सा एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा उनकी मेडिकल काउंसिल में, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप काम कर लेते हैं। सही सही। और इसके अलावा जो सऊदी अरब है, दुबई है, यूएई की कंट्रीज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि मेरा वहाँ पे क्या ओपिनियन होना है चाहिए? कि अगर आप एक सेफ उस पे जाए ना, सेफ एंड पे, कि आपने एक्सटेंशिप करनी है उसके बाद फिर आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लेनी है, तो फिर ये गल्फ़ कंट्रीज़ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमें इक्विवेलेंसी मिल जाती है 2 साल के एक्सपीरियंस पे। फिर आप वेट असिस्टेंट काम करते रहें वहाँ पे और फिर आप 5 साल के बाद आप उनका मौका एग्ज़ाम दें और फिर आप एज अ वेट काम करें। तो ये एक सेफ़ साइट है अगर आपने चलना है। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस करनी है डिफरेंट कंट्रीज़ और एक रिक्रिएशनल थिंग भी साथ लेके चलनी है तो फिर आप बाकी कंट्रीज़ में जाएं। और लेकिन ये सही यूएई वाला जो ऑप्शन है ना, यूएई, कतर, सऊदी, बहरीन, सारा सेफ ऑप्शन है, बड़ा अच्छा सही। और रहेगा। फिलीपाइंस के बारे में आपका क्या? फिलिपाइंस में ये है कि अभी तक ना उधर जो है ना कुछ अर्सा पहले तक वो सिर्फ ना लाइसेंस्ड वेट्स को हायर करते थे, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं डॉग कैट्स के लिए। तो अब उन्होंने ये किया कि वहाँ पे नॉन लाइसेंस वेट्स भी वो हायर करते हैं और ऑब्वियसली उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन सही। लाइसेंस वेट्स भी करते हैं। तो अगर आप नॉन वहाँ आपके पास आपका पाकिस्तानी लाइसेंस भी है ना, उधर अप्लाई करते हैं तो आपको नॉन लाइसेंस वाली कैटेगरी में रख के तो आप वहाँ पे आप काम कर सकते हैं उनके साथ। अच्छा, मैं आई थिंक लिंक्डइन पे एक और कंट्री देख रहा था, LAOS, लाओस। लाओस लाओस। लाओस लाओस, यस यहाँ के यस। बारे में क्या है और इधर किस तरह से अप्लाई करने का लाओस जो प्रोसेस? है ना एक जो न्यू ग्रेजुएट है ना उनके लिए एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। वीज़ा प्रोसेस का थोड़ा सा टेक्निकल है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सही। इसमें यह है कि लाओस में जो है ना मिनिमम सैलरीज आपको $500-600 ही मिलेगी, क्योंकि सही। उनके अपने वेट्स की इससे भी कम सैलरीज हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल हायर करते हैं तो इतनी सैलरी वो दे देते हैं। और उधर अभी भी लेस देन 100 वेट्स हैं, लेकिन उसमें लाओस में जो है ना एलिफेंट वेट्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि सही। उनके पास एलिफेंट कंजर्वेशन सेंटर हैं और बड़ा अच्छा काम हो रहा है एलिफेंट्स पे वहाँ पे। सही, माशाल्लाह। अच्छा, मालदीव्स है एक और कंट्री, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मालदीव्स जो है ना उसको हम वेट्स के लिए बोल रहे हैं कि वो कैट कंट्री है। पूरे मालदीव्स में कोई भी डॉग्स अलाउ नहीं है, अच्छा, कोई भी ना फॉरनर डॉग मतलब लेके आ कैट सकता है, लवर्स के लिए वो वो अच्छा है। सिर्फ कैट की कंट्री है। तो और एक और बात है कि वहाँ पे जस्ट एक ही वेटरनरी हॉस्पिटल है पूरे मालदीव्स में, अच्छा। और वो थाईलैंड का है। तो अभी तक तो वो कोई इस तरह की अगर तो वो वहाँ पे कोई वैकेंसी आती है तो अब अप्लाई करें, अदरवाइज उनके सही। पास अभी कोई पोजीशन वो नहीं है। लेकिन वो एक अगर तो फ्यूचर के लिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है। अगर कोई अपना बिजनेस करना चाह रहा है तो अपना न्यू हॉस्पिटल ओपन करना चाह रहा है कैट्स के वाले से, तो वो बड़ी एक अच्छी जगह है अभी जहाँ पे जाके बिजनेस को फ्लोरिश किया जा सकता है सही। कैट, लेकिन सिर्फ कैट्स के हवाले से, डॉग्स के लिए सही। वो बिल्कुल भी ठीक चलें, नहीं ये है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपने हमारे से डिस्कस कर ली हैं, जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं और बाकी वेट स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। बाकी आपका एक जनरल ओपिनियन क्या है पाकिस्तान में प्रैक्टिस के बारे में, जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते या जिनके पास नेवले का या दूसरे टेस्ट का बजट नहीं है, वीज़ा टिकट का बजट नहीं है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? अगर तो वो किसी क्लिनिकल साइट पे आते हैं ना तो मेरा उनका मशवरा ये है कि वो ना प्रैक्टिस को अपनी स्ट्रॉन्ग करें। अगर बजट नहीं है तो कम से कम इतना करें कि 2-3 महीने अगर कोई आपको बगैर स्टाइपेंड के भी ऑफर कर रहा है ना कि आप सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करना सिखा दूंगा या आप उससे सीख सकते हैं, और इसके लिए शेल्टर्स अच्छे होते हैं, आप उधर जाके काम करें उनके साथ। सही। 2-3 महीने शेल्टर पे काम करें, फिर 1 महीना जो है किसी पेट क्लिनिक पे भी लें, क्योंकि शेल्टर की एक चीज़ डिफरेंट होती है, पेट क्लिनिक्स की थोड़ा वो एक्सपीरियंस डिफरेंस होता है। तो बिल्कुल। उसके बाद करके तो आप
फिर जॉब करें यहाँ पे, ठीक है। 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप ये सारा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर दें अपनी जॉब वाला, और फिर आपकी सही हायरिंग हो सकती है इजीली। इसमें कोई सही वो नहीं, सिर्फ अपनी स्किल्स जो है इम्प्रूव कर लें और हायरिंग इजीली हो जाती है। सही। चलिए मैं आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, यूआस के हो रहे हैं, हैरिट के हो रहे हैं, तो अगर वो एक्सटर्नशिप करना चाह रहे हैं, लाइक कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, तो लो बजट में सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं और एक्सटर्नशिप लीडिंग टू जॉब हो सकती है, या जस्ट वो एक अच्छे एक्सपीरियंस ले सकते हैं? तो बेस्ट एक्सटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है आपकी नज़र में? मेरे नज़दीक ना सबसे अच्छा ऑप्शन एक्सटेंसिव के लिए यूएई है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे ये भी होता है कि आप जॉब सर्च कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें वो आपकी 2 से 3 लाख के अंदर जो है 1 महीने की एक्सटेंशिप हो जाती है। तो जिसमें आपका फ़्लाइट, आपका वीज़ा, आपका रहना सहना जो है ना वो ईज़िली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कम है। और बाकी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, ये जो है वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपाइंस, लाओस, यहाँ पे जो है आपकी एक्सटेंशिप मिनिमम भी जो है 5 लाख की होगी। इससे कम आपको एक्सटेंशिप वहाँ पे नहीं होगी, अनलेस कि आपको कोई क्लिनिक जो है वो सपोर्ट ना कर रहा हो, या आपके फ़्लाइट यूजुअली नहीं करते वहाँ पे, तो इतने में होगी और वहाँ पे आपके आधे पैसों में हो जाएगी, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा। तो आई थिंक ये जो यूएई वाला एरिया ये ज़्यादा अच्छा है। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए हमारे पास और आपने हमें अपना टाइम दिया। और बाकी आप अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का भी आप क्वेश्चन हो तो आप ये है कि हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।